बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन 3 खबरों पर बात करेंगे उसमें एक खबर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की लाहौर और कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकातें, उनमें क्या गुफ्तगू हुई उसके हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ मौजूद हैं, बहुत से दावे मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि मालूमात करें उन लोगों से जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। दूसरी खबर होगी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी और नून लीग के बदलते हुए प्लान, जिस पर हम सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे। और थर्ड सेगमेंट में हमारे साथ होंगे अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। उनसे पूछेंगे कि उनका एहतजाज क्यों है और एक केयरटेकर हुकूमत से उन्हें क्या गिला है और मुस्तकबिल की क्या तैयारी है। ज़रा गुफ्तगू करते हैं पहले सेगमेंट में जिस खबर की मैंने आपसे इब्तदा में बात की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ताजिर बरादरी से मुलाकातें। बहुत सी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड ट्वीट्स के हवाले से सामने आई, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे ज़्यादा बात करना बेहतर होता है। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख साहब हमारे साथ हैं। खुशामदीद कहता हूँ उनको प्रोग्राम में। इरफान साहब, कैसी रही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ताजिर बरादरी की मुलाकात, और अगर आप वहाँ मौजूद थे और हमारे लिए समराइज कर सकें कि मैसेज क्या था? जी, इत्तेफाक की बात है कि एक मीटिंग हुई कराची में और एक मीटिंग हुई लाहौर में। मैं हफ्ते के रोज कराची में मीटिंग अटेंड की और संडे के रोज मैंने लाहौर में मीटिंग अटेंड की। सही। और ये जो इतना 1.5-2 साल से एक अनसर्टेनिटी का एक अनसर्टेनिटी चल रहा था और हम कोई चीज भी प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा मुस्तरब थी कि कुछ ही समझ नहीं तरफ लेके जा रहे हैं इकोनॉमी को। तो मैं समझता हूँ कि एक जो जनरल साहब से मीटिंग हुई है, एक बादे सुबह का एक ठंडा हवा का झोंका हमें मिला है, जो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होने की चांसेस हैं। अब जिस तरह से जनरल साहब ने जिस जज्बे के साथ और जिस इस्तकलाल के साथ उन्होंने बात की है, लगता है कि चीजें इंशाल्लाह पॉजिटिव जाएंगी। इसमें 3 चीजें खास उन्होंने कही, मैं उसका जिक्र करता हूँ। पहला, उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले हमें फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट चाहिए पाकिस्तान में। उसके लिए मैं MBS के पास मैं गया था और वहां जाके हमने उनसे कि जी 25 बिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं और 25 बिलियन आप हमें दें। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने का मौका वहाँ पे नहीं देती और उसमें बेशुमार हर्डल्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते रहे। तो हमें उसके लिए पहले करना पड़ेगा, फिर हम कर सकेंगे। तो फिर उसके बाद जनरल साहब ने उनको ऑफर की कि हम SIFC जैसे उन्होंने बनाया है, इसका उन्होंने किया कि मैंने कहा कि हम इस तरह बनाएंगे जो कि इंडिपेंडेंट होगा और इसके ऊपर किसी किस्म के और उसमें रेड टेपिज्म खत्म होगी, सरमायाकारों को एक एतमाद मिलेगा। आपने कहा इरफान इकबाल शेख साहब के दोनों मीटिंग्स में आप मौजूद थे। अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछूं कि कराची का जो ताजिर था और लाहौर का जो ताजिर था, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने अपने खदशात या तहफ्फुजात रखे, क्या बुनियादी चीजें क्या थी? देखिए, कराची में तो लोगों ने ज्यादा बात की करप्शन की और उसके बाद बात की उसकी कब्जा माफिया की और जो है ना गुड बैड गवर्नेंस की, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में, और फिर डीवैल्यूएशन की कि डीवैल्यूएशन सही किसी तरीके भी, और ये चीजें डॉलर जो है ना रोज बरोज रुपया अपना जो गिरता जा रहा है, तो इसको कंट्रोल नहीं जब तक कैसे होंगी। फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए एक तो ये बताया कि 25 बिलियन की सऊदी अरब से आ रही है, फिर इसी तरह से उन्होंने कहा 25 बिलियन UAE यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और उन्होंने बताया कि 4 शोबों में उनसे कह के आए हैं, बात करके आए हैं। नंबर 1 IT में, नंबर 2 एग्रीकल्चर, नंबर 3 माइंस में और नंबर 4, और इसके ऊपर वो हमसे उन्होंने एग्री किया है और हम इंशाल्लाह ये इन्वेस्टमेंट पे आ रही हो। फिर उन्होंने जो सबसे अच्छी बात एक बताई वो ये बताई कि $10 बिलियन जो है वो हमें सऊदी अरब के अपने फरमानवाज से कहा कि जी हमें $10 बिलियन अपने रिजर्व के लिए चाहिए होगा उसमें से। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम ये भी कर देंगे आपको, और हम उसके बदले में आपसे कोई सामान या कोई उसके बदले में आपसे हम रुपये में कुछ चीज ले लेंगे ताकि आपका हो जाए। एक चीज भी कहता है जी उन्होंने कमिट किया है और 9 तारीख को वो आ रहे हैं और इंशाल्लाह हमें $10 भी उसमें हमें हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कतर के पास जा रहे हैं और 25 बिलियन की मुझे उम्मीद है कि मुझे वहां से भी होगा और कुवैत पे भी जाना है। और फिर उन्होंने चाइना ने हमारा हर बुरे वक्त में साथ दिया और चाइना ने हमारे
कर दी है, और जो हमारे पैसे अगले 3 साल के जो आने वाले हैं उसकी भी रीशेड्यूलिंग कर दी है, और चीजें जो है ना इंशाल्लाह। इरफान साहब, लाहौर, जैसा आपने कराची के ताजरों के मसाइल बताए कि उन्होंने करप्शन और बैड गवर्नेंस और कब्जा माफिया की बात की, लाहौर के ताजरों ने क्या इश्यूज रखे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने? जी, लाहौर के ताजरों ने जो बात की थी, लाहौर में उन्होंने कहा था जी कि आईपीपीज का मसला, इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बहुत बड़ा मसला है, और उसे ना सिर्फ अपना घरेलू बल्कि सारे बिजनेसमैन जो है ना बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो रेट इलेक्ट्रिसिटी के हो चुके हैं, आप कंपेयर जब करते हैं तो 8 सेंट जो है ना वो दे रहा है इंडिया और अपना चाइना और बांग्लादेश, और हम जो है ना दे रहे हैं 20 सेंट में, तो हम कैसे कम्पीट करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े। नंबर 2 जो बात की वहां पे वो ये थी कि आईपीपीज का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। ये जो ओवर अपना एग्रीमेंट किया गया हुआ है, और फिर जो कंजम्पशन के ऊपर बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, तो वो उसके ऊपर फोरेंसिक ऑडिट किया जाए ताकि हम चीजों को कर सकें, और फिर डिस्क्लोज को कंट्रोल किया जाए ताकि थेफ्ट खत्म हो और लॉ एंड लॉसेस को कंट्रोल किया जाए, बजाय कि हम पैसे बढ़ाते जाए। सही। तो एक तो ये बात, फिर उसके बाद और हमें हेलो जी जी आ रही है आवाज, बोलते रहे इरफान साहब, हेलो बोलते रहे, आवाज आ रही है सर। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो मसले मसाइल है उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का है, बिलों का है, और उसमें रिलीफ दी जाए ताजरों को, छोटे अपना बिजनेसमैनों को, और बड़े वाले जो बिजनेस के लिए भी कुछ थोड़ी देर के लिए डेफर कर दिया जाए इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो लगाया गया है, और मुख्तलिफ मदों में जो टैक्स लगाए हुए हैं उसको भी थोड़ी देर के लिए डेफर किया जाए, ताकि लोग साथ इसको चल सके, और बाद में जब ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो उसके बाद आप कर लें, हम इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके अलावा जो सबसे और एक अच्छी बात जो मुझे उनकी नजर आई, उनकी बात में क्यों कहा कि हमने कहा जी यहाँ पे आपको पता है कि शुगर यहाँ से स्मगल होकर जा रही है, वीट यहाँ से स्मगल होकर जा रही है, आपका जो डॉलर है वो यहाँ से स्मगल होकर जा रहा है, तो इसको क्यों कंट्रोल नहीं किया जाता, ये बॉर्डर को सील क्यों नहीं किया जाता, ये चीजें सारी बंद की जाए। मिलियन आप चला गया, चीनी 180-190 पे पहुंच गई है। इरफान साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपने बात की डॉलर की, चीनी की और गंदम की स्मगलिंग की, तो उस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोई हिदायत भी जारी की इस स्मगलिंग को रोकने के लिए, कोई बात ताजरों से की, कोई यकीन दहानी उन्हें कराई? जी बिल्कुल, उन्होंने कराची में बल्कि जो कोर कमांडर्स हैं उनसे कहा कि जी मुझे कराची में 1 लीटर पेट्रोल नहीं नजर आना चाहिए जो जो ईरान से या उधर से आता है। फिर यहाँ पे उन्होंने हमने टास्क फोर्स जो है इसको बना दी है, जो स्मगलिंग को भी देखेगी, एक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं, एफबीआर की एक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं, ये जो आपके सोशल मीडिया की, और एक टास्क फोर्स उन्होंने और कही थी मेरे ख्याल में मैं अभी आपको बताता हूँ, सॉरी वो भूल गया, वो 4 टास्क फोर्स, चलें ठीक है, 4 डिफरेंट टास्क फोर्सेस बनाई जा रही हैं, तो हम कंट्रोल करेंगे इसको फौरी तौर पे, और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अच्छा, आपके ख्याल में जो हालिया मुलाकातें उसकी वजह से कोई डॉलर की कीमत पे फर्क पड़ता हुआ नजर आता है आपको? देखिए अभी तो थोड़ा सा फर्क मुझे नजर आया, थोड़ा सा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपको चीजें तब्दील होती हुई नजर आएंगी, तो मैं समझता हूँ उनको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, और मैं मुझे उम्मीद है और जिस तरह से उन्होंने जिस अज़म के साथ और जिस जज्बे के साथ वो बात कर रहे थे, मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर वो बिल्कुल डिटर्मिन है और वो चीजों को करेंगे, और बिजनेस कम्युनिटी भी अगर ऐसी बात होगी तो हम भी उनके साथ तरह से इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इरफान इकबाल शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इफ़नानुल्लाह हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि मियां नवाज शरीफ की वापसी में क्या ताख़ीर है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, सेनेटर इफ़नानुल्लाह मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं, उनके सामने सबसे पहला सवाल रखूंगा। इफ़नानुल्लाह साहब, मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का तो इबाम अपनी जगह पे, अब लोकेशन का भी इबाम पैदा हो गया, कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर, कोई क्लैरिटी क्यों नजर नहीं आ रही? जो है अक्टूबर का जरूर ऐलान हुआ है कि अक्टूबर में वो इंशाल्लाह आ जाएंगे, लेकिन डेट का भी ऐलान हुआ, इंशाल्लाह आने वाले चंद हफ्तों में मामला मजीद क्लियर हो जाएगा। इफ़नानुल्लाह साहब, क्लियरिटी ना होने की वजह क्या है? पहले यह कहा जा रहा था कि मियां साहब 15 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे जब चीफ जस्टिस तब्दील हो चुके होंगे, या फिर अब यह कहा जा रहा है कि मियां साहब अब अक्टूबर में भी नहीं आ रहे। कौन सी ऐसी क्लैरिटी है जो मियां साहब चाह रहे हैं कि उन्हें दी जाए और वो वतन वापस आए?
नहीं देखिए, क्लैरिटी का जो है वो मामला नहीं है किसी और की तरफ से। मामला ये है कि ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आना एक सियासी फैसला भी होगा, तो वो हमें उसको टाइम करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमिंग ठीक होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है वो मामले को देखा जा रहा है, और जो है उसके हिसाब से फिर ज़ाहिर है हम तैयारियां भी अपनी करेंगे। तो ये है इन अ नटशेल मामला। दो बातें इफनानुल्लाह सामने आ रही हैं। एक बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ अगले हफ्ते पाकिस्तान आ रहे हैं और उनके पास मियां नवाज शरीफ की नई कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वापस आने के लिए। एक बात यह हो रही है कि वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आएंगे, मुज़ाकरात करेंगे और फिर कोई फैसला होगा। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो, उसके बाद वो अपनी वापसी का फैसला करें। इन दोनों बातों में से कौन सी बात आप समझते हैं कि ठीक है, या आपको लगता है कि दोनों बातें गलत हैं? ये देखिए, जो ज़ाहिर है सियासत के अंदर मामला जो है वो काफ़ी डायनामिक होते हैं, फ्लूइड होते हैं, और वो तब्दील होते रहते हैं। उसके हिसाब से आपकी डिसीजन मेकिंग भी ज़ाहिर है उसके ऊपर उनका असर होता है। इसमें कोई शक नहीं है। जो जो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, तो ज़ाहिर है उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल डेलिब्रेशन जो है वो इन तमाम मामला पे वहाँ पे चल रही है। और जो है बहुत सारे मामलात हैं जो जिनको ज़ाहिर है हमें एनालाइज करना है। इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान की जो है वो माशी जो है वो उसको ट्रैक पे लेके आना है, जो है वो इलेक्शन कैंपेन करनी है, तो वो तमाम चीज़ों के ऊपर ज़ाहिर है प्लानिंग चल रही है। और उसके बाद जो है वो जैसे जैसे अनाउंसमेंट इलेक्शन के करने की डेट तो ज़ाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आने वाले दिनों में इसका ऐलान करेंगे, ताकि इसके ऊपर जो है किसी का इबाहम ना हो और इसके ऊपर लोग जो है वो स्पेकुलेट ना करें। तो जो है वो जैसे ही इंशाल्लाह इलेक्शन का ऐलान होगा तो मियां नवाज शरीफ साहब, ये हमारा पहले से ही प्लान था कि वो खुद आके जो है वो कैंपेन लीड करेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो भरपूर एक कैंपेन करेगी। इफनानुल्लाह साहब, मियां शहबाज शरीफ और डार साहब गए थे मियां नवाज शरीफ को लाने के लिए, लेकिन अभी तक दोनों वतन वापस नहीं लौटे। क्या वो दोनों मियां नवाज शरीफ के साथ वापस आएंगे या फिर पहले आकर मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल करने वालों में शामिल होंगे? देखिए, मैं ज़ाहिर डार साहब का स्केड्यूल तो मुझे नहीं मालूम, ये तो आप उनसे खुद पूछ लें तो वो ज़्यादा बेहतर आपको बता देंगे। मेरा ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है, ये मुझे इस पर नहीं है, कि वो इंशाल्लाह जो है वो मेरा ख्याल है कि वो बल्कि इस वक्त दुबई में है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है, मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि शहबाज साहब पहले आ जाएंगे। इफनानुल्लाह, गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन ने एक वकला तहरीक चलाने का ऐलान किया। माजी में हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ वकला तहरीक को लीड कर चुके हैं। क्या इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाताल्लुक रहेगी वकला की इस तहरीक से? देखिए, जो पाकिस्तान में अदलिया के हालात हैं, जो 129 नंबर पे अब ये चले गए हैं, और अदलिया में ऐसे लगता है जैसे सियासत के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है और आवाम को इंसाफ देने पे इंटरेस्ट है। 3-3 महीने की अगर छुट्टियां होंगी, काम जो है वो नहीं होगा, लोग इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाएंगे, तो जाहिर है फिर उस अदलिया को ठीक करने के लिए जो है वो कोई ना कोई कैंपेन तो चलाई जाएंगी। हमारा कोई ऐसा इस इनकी बनाई हुई कैंपेन में हिस्सा लेने का कोई अभी क्या कहते हैं इरादा नहीं है। लेकिन ये जरूर कि अदलिया की परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन बेहतर होने के बजाय और ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, और इसके ऊपर बजाय इसके तो देने के लिए रोज़ाना कोई सियासी क्या कहते हैं बयान आ जाते हैं या सियासत हो रही होती है। तो ये जो है ये अफसोसनाक मामला। इफनानुल्लाह, नैब के तरमीमी एक्ट को आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना और फैसला महफूज कर लिया, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कह कर गए कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इसका फैसला सुनाएंगे, और अगर वो फैसला सुनाते हैं और नैब तरमीमी एक्ट को ख़त्म करते हैं तो जो रिलीफ आपकी क़यादत को मियां शहबाज शरीफ समेत इसाक डार साहब समेत बहुत सौ को मिला, वो रिलीफ वापस हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि नून लीग की मुश्किलात आने वाले दिनों में इसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बढ़ सकती हैं, जो इत्मीनान आपका है वो कम हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर उन्होंने उड़ाना है वो उड़ा दें। पहले भी वो कानून तो पहले मुख्तलिफ ही था ना। अगर उन्होंने ज़ाहिर है वो कुछ जो सियासत मैंने पहले क्या उन्हें करने का आजकल बहुत बुखार चढ़ा हुआ है, तो वो कर ले, या कहते हैं अपने पूरे करने कुछ थोड़ा ही टाइम रह गया है। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छा हो कि अगर फैसला आए और उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब कहें कि दयाल साहब के अदलिया भी आज के बाद से नैब के उसमें लॉ में आएगी, और सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि मेरी जो है वो एसेट बियॉन्ड मीन्स पे मेरा केस बनाया जाए और मुझसे पूछा जाए कि मेरे पास से कहाँ से आए हैं। तो वो बड़ा अच्छा होगा अगर वो करें, ताकि उससे जो है वो अदलिया का वकार भी बुलंद होगा, बल्कि खाली वो अपना नहीं बल्कि राइट और लेफ्ट जो लोग बैठे होते हैं उनका भी कराएं एसेट बियॉन्ड मीन्स का ये, और ताकि पता चले आवाम को लोग बैठे हुए अदलिया में।
इफनानुल्लाह, आपको नहीं लगता कि आप खुद को वॉलंटियर कर रहे हैं इतना आराम से, लेकिन आपकी जो क़यादत है शहबाज शरीफ साहब, डार साहब, उनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी? आपने मॉरलिटी का मुजाहरा करके वॉलंटियर तो किया है, लेकिन आपकी क़यादत की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। मैं अपने लिए वॉलंटियर नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ चीफ जस्टिस साहब वॉलंटियर करें, मेरे पे भी बना ले, अपने भी बना ले, और उसके बाद जो है मेरे पास तो कोई है नहीं, इतने पैसे बनाना है जरूर बनाए ये जो है लेकिन ये ताकि जो भी कानून हो उसमें अदलिया जरूर हो, ताकि कम से कम जो अदलिया के लेवल पे करप्शन है और जो चोरी है उसको तो रोका जाए ना। वरना तो देखें ना, ये तो पैसे लेके केसेस डिसाइड करने वाला मामला, इतना वकील ना करो जज कर लो, ये सारा पाकिस्तान जानता है। 129 नंबर पे आप क्यों हैं, ये इसका सवाल का जवाब भी होना चाहिए। और जितनी अकाउंटेबिलिटी की दूसरों की लगी हुई है उतनी अपनी भी फिक्र करें ना, अपने आसपास जो जज बैठे हैं फिक्र करें, ताकि पता तो चलेगा कहते हैं आवाम को कि इनके पास कितने पैसे हैं, ये एसेट बियॉन्ड मींस हैं कि नहीं है। इफनानुल्लाह, इलेक्शन के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी समेत दीगर कुछ जमातें हैं जो चाहती हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बलूचिस्तान अवामी पार्टी या MQM ये चाहती हैं कि ये 90 दिन वाला मामला 180 दिन तक जाए और फरवरी तक इंतखाबात हों। और अगर फरवरी तक इंतखाबात का मामला जाता है तो नून लीग अपनी साबका इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का साथ देगी, या फिर वो फरवरी के इंतखाबात पर जो है ना इत्मीनान का इजहार करेगी? देखिए, इसके ऊपर तो मैं तभी कमेंट कर सकता हूँ जब कोई डेट आ जाए। मेरा दादी तौर पे ख्याल है कि जो भी मामला हो आइन और कानून के दायरे में रह के होना चाहिए, और ये काम अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है कि वो डेट भी दें और इलेक्शन भी कराएं, क्योंकि तमाम अख्तियारात उनके हाथ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आने वाले दिनों में डेट का ऐलान करेंगे ताकि मजीद इस मामले के ऊपर स्पेकुलेशन ना हो। इफनानुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हमारे साथ होंगे, गुफ्तगू करेंगे उनसे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। सिराज साहब को खुशामदीद कहता हूं। सिराज साहब, बिजली के बढ़ते बिलों पर आपकी जमात ने एक रिस्पॉन्स दिया, एक भरपूर एहतजाज किया। आपके ख्याल में 2 सितंबर की हड़ताल पे आपको कितना फायदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 80 लाख पाकिस्तान के दुकानदारों को, ताजर बिरादरी को खराज तहसीन, मुबारकबाद और शुक्रिया, जिन्होंने इस हड़ताल में हमारा भरपूर साथ दिया। हड़ताल भी हुई और पुरअमन भी हुई। इससे ये असर ज़रूर हुआ कि हमारे हड़ताल के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म ने तकरीबन 4 बार इजलासात बुलाए हैं और मुसलसल कौम के साथ वादा कर रहे हैं कि हम कुछ रिलीफ देंगे, हम कुछ रिलीफ देंगे। अगरचे वो दिन गुजर गए, फिर 48 घंटे भी गुजर गए, नहीं दे सके, और बिलाखिर उसने कहा कि महंगाई कोई इशू नहीं है, कीमतों में इजाफा कोई इशू नहीं है, इस पर हड़ताल करना ही नहीं चाहिए, ये कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन जमात इस्लामी ने कल तय किया कि हम चारों सूबों के गवर्नर हाउस पर धरने देंगे और मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। उसमें पहिया-जाम हड़ताल की तजवीज़ भी है। अगर हुकूमत हमारी बात नहीं मानती तो इंशाअल्लाह ताला ये सब कुछ करने का इरादा है, जिसके नतीजे में आवाम को उनका हक़ मिले और इस जुल्म से निजात मिले। सिराज साहब, आपने चंद रोज कबल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खदशा जाहिर किया कि बिजली का फी यूनिट 90 रुपए होने का इम्कान है। अगर हम ये देखते हैं तो आलमी मुआहदे हैं, हमने IMF से मुआहदे किए और उन मुआहदों को पूरा करना है, लेकिन अगर पूरा नहीं करते हैं तो फिर भी हमारे लिए प्रॉब्लम, लेकिन अगर पूरा करते हैं तो 90 रुपए तक जो यूनिट बिजली जाएगी। तो जमात इस्लामी का लाएमल फिर क्या होगा ऐसी सूरत हाल में, आलमी मुआहदों को मद्देनजर रखते हुए बताइएगा। पाकिस्तान की हुकूमत को मशवरा दिया है कि आप बड़े जागीरदारों से, बड़े कारखानादारों से, बड़े सरमायादारों से, दौलतमंदों से लेकर आप गरीबों को दे दें। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत गरीबों से लेती है और बड़ों को सब्सिडी देती है। आप ख़ुद जानते हैं, जो वर्ल्ड बैंक का सर्वे है कि 17.7 बिलियन डॉलर्स हमारा जो पाकिस्तान का मराद याफ्ता तबका है वो कहा जाती है। तो IMF का मतलब ये नहीं है कि आप गरीबों को नचोड़े और ख़ुद चोरी करे, ख़ुद करप्शन करे, ख़ुद मिसमैनेजमेंट कर ले, ख़ुद यहाँ जमा करके बाहर बैंकों में छुपाए, कंपनियों में छुपाएं। हम चाहते हैं कि IMF के साथ बात करे, दोबारा तमाम मुआहदों को रिविज़िट कर ले। आज
सिराज साहब, आपकी बात में बिल्कुल वजन है, लेकिन ये बताइएगा कि जो बड़े हाथियों की अगर आप बात करते हैं और बड़े सरमायादारों की बात करते हैं, तो सुना था कि जमात इस्लामी आईपीपी मुआहदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो आईपीपी मुआहदों के खिलाफ 15 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट जा रही है या बाद में? आज मैं इस्लामाबाद हूँ और आज मैं आया इसलिए था कि यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के वकला के साथ मैंने मुशावरत की और उसके मुस्बत और मनफी पहलुओं पर बात की, कामयाबी के इम्कानात पर बात की, और मैं होपफुल हूँ और इसलिए इंशाअल्लाह 15 सितंबर से पहले हम सुप्रीम कोर्ट पहुँच रहे हैं और अवाम की तरफ से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। सिराज साहब, हमने ये देखा कि जमात इस्लामी का जो एहतजाज है उसमें अचानक से एक शिद्दत आई, और ये शिद्दत एक ऐसे वक्त में आई है जब निगरान हुकूमत मुल्क में है, जब मुंतखब हुकूमतें थीं, पीटीआई का 3.5 साल दौर कह लें या पीडीएम का 16 माह का दौर, इतनी शिद्दत नहीं थी, लेकिन निगरान हुकूमत जो कि फैसलों की जिम्मेदार भी नहीं है, उसके खिलाफ इतनी शिद्दत से एहतजाज पर सवालात तो जन्म लेते हैं जमात इस्लामी पर। कैसे रिस्पॉन्स करेंगे आप इन सवालात को? पहला सवाल तो ये है कि हर वो आदमी ज़िम्मेवार है जो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा हूँ। ये मैं भी जानता हूँ, पूरी कौम जानते हैं कि ये मुआहदे IPPs के साथ ये निगरान हुकूमत ने नहीं की है, ये तो पीपल्स पार्टी ने की है और उसके बाद PTI और PDM की हुकूमत ने उन मुआहदों को तसलसल दिया है, दवाम दिया है। और मैं तो कहता रहता हूँ कि जनाब शहबाज शरीफ ने अनवारुल हक साहब के गले में एक मुर्दा सांप डाला है, लेकिन अब अनवारुल हक साहब है कि जो उस मुर्दा सांप को सोने का हार समझ रहे हैं और गले से लगाया है और उसकी चौकीदारी कर रहा है, उसकी तर्जुमानी कर रहा है और कहता है कि जो कुछ है बिल्कुल ठीक है और महंगाई कोई इशू नहीं है और हड़ताल की कोई बात नहीं बनती। तो मैं भी ये समझता हूँ, लेकिन निगरान हुकूमत अगर IMF के फ़ैसलों को नाफिज करती है और ये अपना फ़र्ज समझती है तो निगरान हुकूमत तो हमारा निगरान हुकूमत है ना, IMF के मफादात का तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इसके आने के बाद 15 अगस्त को, आपको याद नहीं है क्या, 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, उसके बाद फिर 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ, फिर 18 रुपये फ़ी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, हत्ता कि 38 रुपये इजाफा हुआ LPG 1 किलो में, और कल की बात है कि 220 रुपये फ़ी किलो चीनी हो गई। ये निगरान हुकूमत का काम है और क्या काम है? सिराज साहब, निगरान हुकूमत ने ये सारे फैसले उन आलमी मुआहदों के तहत किए जो जाने वाली हुकूमत करके गई है और वह इस रियासत की हुकूमत थी। बहरहाल आपके खिलाफ इस महंगाई के एहतजाज के हवाले से कुछ मुकदमात भी आपके रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। क्या इन मुकदमात से घबरा कर जमात इस्लामी अपनी तहरीक को थोड़ा कमज़ोर करेगी, एहतजाज की शिद्दत को, या फिर मुकदमात की परवाह नहीं करेगी? हाँ, इन्होंने यकीनन FIR काटी है, तो कितनी FIR काटेंगे? 1000 काटेंगे, 1 लाख काटेंगे, 1 करोड़ काटेंगे? ये तो 24 करोड़ अवाम है और सब इस महंगाई के ख़िलाफ़ है, बिजली के बिलों में इजाफे के ख़िलाफ़ है, हक़ मांग रहे हैं और हुकूमत से यही मांग रहे हैं कि अपने अयाशियाँ कम करो, VIP कल्चर को ख़त्म करो, गैर तरक्याती अखराजात ख़त्म करो, करप्शन पर पाबंदी लगाओ, स्मगलिंग पर पाबंदी लगाओ। तो FIR काटने से आप एक कौमी और अवामी मोमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। न जमात इस्लामी इन चीज़ों की कभी परवाह करती हैं। हम कहते हैं कि काटो, जितना आपका जी चाहे, आप तशद्दुद करना चाहते हो कर लो, जेलों में डालना चाहते हो डालो, लेकिन अब पैमाना सब्र कौम का बिल्कुल लबरेज़ हो गया। ये सियासत से बालातर बात है कि महंगाई आप लोगों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। कुछ लोग खुश हैं जो हुकूमतों में हैं या उनके जो वज़ारतें मिली हैं, या वो लोग खुश हैं जिन्होंने अभी PDM की सूरत में हुकूमत से फ़ारिग हो गए हैं। कुछ लंदन में हैं, कुछ दुबई में हैं, बाकी पूरी कौम तो रो रही है। तो जो हमें रुलाने की कोशिश करते हैं, हमारे हाथ भी उनके गिरबान तक पहुँच सकते हैं। सिराज साहब, जैसे आपने एहतजाज को शिद्दत दी है, ऐसा लग रहा है कि जमात इस्लामी ने बाकायदा तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और अपनी इस इंतखाबी मुहिम को अवामी ताकत के साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। क्या हम दुरुस्त हैं या गलत? भाई, इलेक्शन का मसला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त तो नाने शबीना का मसला है, ज़िंदगी और मौत का मसला है। मैं आपको यकीनन बताता हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं कोई अफसाना बयान नहीं करता हूँ। मुझे आटे की दुकानदारों ने बताया कि जो लोग आकर यहाँ 40-40 किलो लेते थे,
अब वो 5 किलो लेते हैं, कभी 2 किलो लेते हैं, कभी 1 किलो लेते हैं, कभी आधा किलो चावल लेते हैं। तो लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। बाकी जहाँ तक इलेक्शन है, इलेक्शन तो आइन का तकाजा है। इस हुक्मरान से हम यही कहते हैं, निगरान हुकूमत से, कि आइन का आर्टिकल 224 के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन ज़रूरी है। आपका पहला और आखिरी काम यही है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद करके हुकूमत मुंतखब लोगों के हवाले कर ले, इसलिए कि 24 करोड़ अवाम लीड करना एक ऐसी हुकूमत की बात नहीं है जिसके पुश पर अवाम ना हो। सिराज साहब, इलेक्शन कमीशन से भी आपकी मुलाकातें हुई, आपने वहां क्या गुफ्तगू की और इलेक्शन कमीशन ने आपको क्या यकीन दहानी करवाई उस मुलाकात में इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से? यकीनन हमने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और हमने बहुत तफसील के साथ उनके साथ डिस्कस किया कि एक शफाफ इलेक्शन क्या होता है, और उनको उनकी ज़िम्मेदारियां बताएं कि आइन की इस आर्टिकल के मुताबिक तुम्हारा पहला और आखिरी और अहम काम यही है कि एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाए। फिर हमने ये भी उनको बताया कि माजी में जितनी भी इलेक्शन हो गए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, और इलेक्शन के बाद उस पर तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात और दानली के इल्ज़ामात और मुसलसल एहतजाज और एजुटेशन रहा। हमने इलेक्शन कमिश्नर को यही भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम उस फहरिस्त में हो जिसके किरदार पर लोग फ़ख्र करें, तो किसी के दबाव में ना आए और एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बना ले। हमने इस अफसोस का इजहार भी किया कि पंजाब में भी एक निगरान हुकूमत है और KPK में एक निगरान हुकूमत है। ज़ाहिर है जो आइन की मुद्दत है वहाँ गुजर गई, इसलिए अब जितना जल्द अज जल्द आप इलेक्शन का इनेकाद करेंगे उतना ही पाकिस्तान और अवाम के हक़ में है। सिराज साहब, अगर इंतखाबात इल्तवा का शिकार होते हैं, 90 दिन की आइनी मुद्दत में इंतखाबात नहीं होते, जमात इस्लामी जिसका मुतालबा कर रही है, तो कोई तहरीक चलाने पर गौर करेंगे, दीगर सियासी जमातों से राब्तों पर गौर करेंगे, हिकमत अमली क्या होगी जमात इस्लामी की? देखिए, अगर एक दिन भी ये हुकूमत अपने टेन्योर में इजाफा करती है, हम उसको आइन की खिलाफ वर्जी समझते हैं। और जो हल्फ इन्होंने उठाया है कि मैं इस आइन की हिफाजत का और इसके मुताबिक निज़ाम चलाने का पाबंद रहूँगा, ये उस हल्फ की खिलाफ वर्जी है। अल्लाह को गवाह किया और अवाम को गवाह किया है, ये अल्लाह के साथ और अवाम के साथ उस हल्फ की खिलाफ वर्जी हम समझते हैं। जमात इस्लामी यकीनन इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी रखती है और इस पर रद्द-ए-अमल भी देंगे। बाकी जहाँ तक आपने दूसरी सियासी जमातों से राबते की बात की, यकीनी तौर पर हम राबता रखेंगे उन पार्टियों के साथ जो इन जराइम में शामिल नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि जो लोग गुज़श्ता 5 सालों में हुकूमत में रहे हैं, उन्होंने इस निज़ाम को शफाफ नहीं बनाया, अदालतों की इस्लाह नहीं की, नेब की इस्लाह नहीं की, इलेक्शन कमीशन की इस्लाह नहीं की, हत्ता कि एक पटवार खाने को भी ठीक नहीं कर सके। सिराजुल हक साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, आइंदा आम इंतखाबात में जमात इस्लामी कोई पॉलिटिकल अलायंस बनाने जा रही है MMA के तर्ज का, या फिर कोई सीट एडजस्टमेंट किसी जमात के साथ करने जा रही है, और आप खुद जमात इस्लामी का पार्लिमानी सियासत में अगले इंतखाबात में फ्यूचर क्या देखते हैं? जमात इस्लामी अपनी निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहती है और अपने मंशूर के साथ और अपने झंडे के साथ। इस्लाम और पाकिस्तान हमारा एजेंडा है और एक वेलफेयर और एक तरक्याफ्ता पाकिस्तान हम आवाम को देना चाहते हैं। किसी सियासी जमात से हम इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता सीट एडजस्टमेंट हमारे शूरा का, हमारी इज्तिमाइयत का फ़ैसला है, लेकिन वो भी इस सूरत में कि कहीं अगर कोई ऐसा दियानतदार आदमी है, खिदमत का जज्बा रखता है, बेदाग आदमी है और कौम को उनकी सलाहियतों की ज़रूरत है, तो हमारे दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हैं। बाकी ये तमाम लोग जिनने हुकूमत की है और नाकामी से दो चार है, जिनने जुल्म में इजाफा किया, महंगाई में इजाफा किया, करप्शन में इजाफा किया, बदअमनी में इजाफा किया, कौम को बेचा, कश्मीर को बेचा, IMF की ग़ुलामी इख्तियार की, ऐसे हम इन लोगों के साथ हम कैसे इत्तेहाद करें और कैसे बात करें। इसलिए हम चाहते हैं कि बर वक़्त इलेक्शन हो और शफाफ इलेक्शन हो और कौम पर एतमाद किया जाए। कौम को सिराजुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। नाजरीन, सिराजुल हक साहब ने सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, उनकी जमात की हिकमत अमली, लेकिन ये भी एक अहम बात है कि जमात इस्लामी आज तक पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत का ना तो इत्तेहादी रही है, ना उसको लीड किया है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।